घोर काली अंधियारी रात, दूर दूर तक रोशनी का बिंदु तक नजर नहीं आ रहा। रात मानो काले सागर सी चारों ओर लहरा रही हो। उस पर साए साए करती हवा का शोर और शोर से खड़कते सूखे पत्ते बदन में कपकपी पैदा कर रहे थे। हर कदम पर खौफ और जान का खतरा बरकरार था। मन कौंस रहा था उस पल को जब वह कॉल आया था कि जल्दी मुझसे मिलने आ जाओ, कुछ बहुत ज़रूरी बात बतानी है। उत्सुकता भी लालच से कम नहीं होती। हम निकल पड़ते हैं बिना सोचे समझे, महज यह जानने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। भले ही खोदो पहाड़ निकले चूहिया, पर हम तो ऐसे मशक्कत करने लगते हैं जैसे किसी ने खजाने का पता बता दिया हो। पर आज यदि आकाशवाणी भी मुझसे कहे कि इस घने जंगल में खजाना गड़ा हुआ है, तो भी मैं कहूँगा कि कृपया खजाने की बजाय यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बताएं। मन को स्थिर रखने के लिए हास्य विनोद तर्क वितर्क सब व्यर्थ लग रहे थे। बस एक रस से मन भर रहा था, और वो है भयानक रस। जहन में डरावनी आवाज़ों का शोर सुनाई दे रहा था। मन जब भयभीत होता है तब सारी भूतिया फिल्मों के सीन याद आने लगते हैं, जो मन को और अधिक खौफ जला कर देते हैं। मैं अपनी उधेड़ बूंद में बेतहाशा भागे जा रहा था, तभी मुझसे कुछ टकराया। मैं जोर से चीख पड़ा। कुछ तो था, शायद कोई जानवर या फिर भूत। भूत के ख्याल से ही मेरे दौड़ने की गति तेज हो गई, मानो पैर में पहिए लग गए। बिना मंजिल और रास्तों के यहाँ वहाँ भटकता हुआ मैं बहुत थक गया। अंधेरे में कुछ सूझ भी नहीं रहा था। मैं एक बड़े से पेड़ के तने से टिक कर बैठ गया। मैंने बैग से पानी की बोतल निकाली। पानी खत्म हो गया था। बोतल के पेंदे में चुल्लू भर पानी बचा होगा। विचार तो आया कि इसी में डूबकर मर जाना चाहिए। इस खतरनाक जंगल में भूतों के हाथों मरने से तो अच्छा यही उपाय है, पर इंसान आखिरी सांस तक भी जीने की चाह कहाँ छोड़ता है। मैंने बाटल में बचे एक दो घूंट पानी को पीकर ही अपनी प्यास बुझाई। मोबाइल की बैटरी भी डाउन थी। पता होता ऐसी मुसीबत में फंस जाऊंगा तो कभी गाने नहीं सुनता। मोबाइल की मध्यम रोशनी में मुझे अपने सामने कुछ दिखा। लगा जैसे कोई उल्टा लटका हुआ है और जिसके बाल जमीन को छू रहे हैं। जान हलक में आ गई। मैंने कसकर अपनी आंखें मीच ली। भगवान को न मानने वाला मैं तेज आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मन से सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ और हिम्मत भी आ गई। मैंने आंखें खोली। मोबाइल की मध्यम रोशनी में सामने देखा तो बरगद की जड़ हवा में लहराती हुई दिखी। जान में जान आई। मैंने राहत की सांस ली। राहत कुछ पल की ही थी। मैंने देखा दूर दो चमकीली आंखें मुझे देख रही हैं। बस आंखें ही दिखाई दे रही थी। ये भी पहचान पाना मुश्किल था कि यह आंखें इंसान की हैं या हैवान की। बड़ी भयानक आंखें लग रही थी। मैं पैर को सिर पर रखकर वहां से भागा। अब भी यह लग रहा था कि वह आंखें मुझे ही घूर रही हैं। दौड़ते दौड़ते मैं एक कुएं के पास पहुंच गया। लगातार भागने के कारण प्यास से गला सूख गया था। कुएं में पानी है यह पता करने के लिए मैंने कुएं में पत्थर फेंक कर देखा। पत्थर के नीचे गिरते ही छपाक की आवाज आई। कुएं में पानी तो था, पर पानी निकालने का साधन नहीं था। अमावस होने के कारण आसमान में चंद्रमा भी नहीं था कि जिसकी चांदनी में कुछ देख सकूं। मैं कुएं की मेड़ के पास खड़ा होकर हाथ से टटोल कर बाल्टी या रस्सी ढूंढ रहा था। तभी मेरे हाथ में मोटी सी रस्सी आई। मैंने तुरंत रस्सी को कसकर पकड़ लिया और खींचने लगा। मैं रस्सी खींचता रहा, पर बाल्टी ऊपर नहीं आई। माजरा क्या है यह जानने के लिए मैं कुएं में झांकने लगा। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं जोर से चिल्लाया। मेरे हाथ से रस्सी छूट गई। मेरी आवाज़ कुएं में गूंजने लगी, जो बड़ी भयानक लग रही थी। मैंने पलट कर देखा तो छोटी सी चिमनी हाथ में लिए एक आधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी। उसका पहनावा बंजारों जैसा था और चेहरे पर बूदने के निशान थे। मुझे लगा यह कोई प्रेतात्मा है जो कुएं की रखवाली करती होगी, पर मेरा अनुमान गलत साबित हुआ। वह बोली, साहब, गौरव बाबू तो शहर से बाहर गए हैं। आपकी बस बहुत देरी से आई। मैं आपको लेने बस स्टैंड गई थी। जब बहुत देर इंतजार करने के बाद भी बस नहीं आई
तो मैं जंगल से लकड़ियाँ लेने चली आई। मैंने हैरत से पूछा, पर मेरी तो गौरव से कल ही बात हुई थी, अचानक शहर क्यों चला गया? वह अचकते हुए बोली, मालूम नहीं साहब, तुम कौन हो? मैंने अगला सवाल दागा। हम गौरव बाबू के यहाँ काम करता साहब, कहकर उसने लकड़ियों का गट्ठर सिर पर उठा लिया और जाने लगी। मैं बिना कुछ कहे उसके पीछे चलने लगा। कुछ देर की चुप्पी के बाद मैंने कहा, क्या यहाँ हमेशा ऐसा ही अंधेरा रहता है? उसने कहा, हाँ साहब, यहाँ बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, पर आप चिंता ना करें, आपके खाने पीने का इंतजाम मैं कर दूंगी। गौरव कुछ कह कर गया है कि कब तक आएगा? मैंने पूछा। नहीं साहब, वो तो कभी कुछ बताकर नहीं जाते, वह बोली। महिला की बात सुनकर मुझे गौरव पर बहुत गुस्सा आया। आप चिंता न करें साहब, गौरव बाबू जल्दी ही आ जाएंगे, वह मुझे दिलासा देते हुए बोली। हाँ ठीक है, यह कहकर मैं चुपचाप उस महिला के पीछे चलता रहा। थकान से अब मन ने सोचना भी बंद कर दिया। कुछ ही देर बाद हम एक जर्जर से मकान के सामने पहुंच गए। सिर से लकड़ियों का गट्ठर गिरा कर वह महिला बोली, लो साहब, आ गया घर, आप मुंह हाथ धोकर आराम करो, तब तक मैं आपके लिए खाना पका देती हूँ। मैं बूढ़ बना उस खंडहर जैसे घर को देखने लगा। क्या सच में गौरव यहाँ रहता है? कैसी भयानक जगह है। खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, दरवाजे पर दरारें इतनी ज़्यादा हैं कि दरवाजे का होना ना होना एक बराबर है। आसपास सिर्फ घना जंगल है। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे विचारों में खोया देख वह महिला रसोई घर से चिल्लाकर बोली, अरे साहब, कहाँ खो गए? यहाँ आपके शहर जैसे मकान नहीं मिलेंगे। जंगल में यह जगह मिल गई वही बहुत है, वरना पहले तो गौरव बाबू तंबू लगा कर रहते थे। ये घर किसका है? मैंने तेज आवाज में पूछा। पता नहीं साहब, बहुत समय से खाली पड़ा हुआ था। मैं जंगल में लकड़ियाँ लेने आती हूँ तो अक्सर इधर से ही निकलती हूँ। यह घर गौरव बाबू को मैंने ही बताया था। इसी बात से खुश होकर उन्होंने मुझे काम पर रख लिया। मैं अब सीआईडी का एसीपी प्रद्युम्न बन गया और उस महिला से सवाल खोद खोद कर पूछने लगा, तुम कहाँ रहती हो? मेरे इस सवाल पर वह कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, साहब, मैं तो बस्ती में रहती हूँ। मैंने घर की ओर कदम बढ़ाते हुए अगला सवाल किया, तुमने गौरव को अपनी बस्ती में घर क्यों नहीं बताया? बताया था साहब, पर वो बोले मेरा काम इन जंगलों में ही है, इसीलिए यहीं रहता हूँ। उसकी आवाज़ सामान्य थी। अब मुझे उसकी बात पर यकीन हो गया। आश्वस्त होकर मैं मकान के अंदर आ गया। रसोई घर के ठीक सामने एक कमरा था जहाँ से लालटेन की मध्यम रोशनी आ रही थी। मैं उसी कमरे के अंदर चला गया। कमरा साफ सुथरा दिख रहा था। मैंने अपना बैग रखा और सामने दीवार से लगे पलंग पर बैठ गया। अचानक रसोई घर से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। मैंने कमरे में बैठकर ही पूछा, सब ठीक तो है ना? उधर से कोई जवाब नहीं आया। मन फिर आशंका से घिरने लगा। मैं उठा और रसोई घर की ओर जाने लगा तो कमरे की खिड़की के बाहर लालटेन की मंद रोशनी में एक साया दिखाई दिया। मैं ठिठक गया। साया अचानक पलक झपकते ही ओझल हो गया। मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया। चित्रलिखित सा मैं जस का तस खड़ा रहा। दूर जंगल से सियार के रोने की आवाज़ आने लगी। एक साथ कई सियार के रोने की आवाज़ बड़ी भयंकर लग रही थी। चारों तरफ घना जंगल, साए साए करती हवा और झिंगुर का शोर मन में दहशत पैदा कर रहा था। खिड़कियों के टूटे हुए पलड़े हवा के झोंकों के साथ चरमराहट की आवाज़ करते हुए कभी बंद हो जाते तो कभी खुल जाते। मैं खिड़की की ओर गया और टूटी हुई खिड़की से बाहर झांकने लगा। तभी मुझे कुछ महसूस हुआ, जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मेरी घिघी बंध गई। हिम्मत करके मैं जैसे ही पलटा तो चीख पड़ा, अरे साहब, हम हैं मुड़िया। माचिस की तीली खत्म हो गई है, आपके पास माचिस है क्या? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने कांपते हाथों से अपनी जीन्स की दोनों जेब टटोली। एक जेब में लाइटर मिल गया। लाइटर देते हुए मैंने उस महिला से कहा, माचिस नहीं है, इसी से काम चला लो। हाँ साहब। लाइटर लेकर वह महिला कमरे से बाहर चली गई। मैं फिर से वीरान जंगल की ओर देखने लगा। जंगल के दानवाकार पेड़ भयानक लग रहे थे। तभी मेरी निगाह बरगद के एक पेड़ पर पड़ी। कुछ था वहाँ। मैं कमरे से बाहर निकला और पेड़ की तरफ तेज गति से बढ़ने लगा।
अंधेरा इतना ज्यादा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। उस पेड़ पर वो सफेद रंग की लहराती आकृति क्या थी? राहुल को भूत प्रेत पर जरा भी विश्वास नहीं था। वह एक क्राइम रिपोर्टर है, इसीलिए इस घटना को वह ऐसे देखता जैसे किसी अपराधी के विषय में जानकारी जुटा रहा हो। वह बेखौफ आगे बढ़ता जा रहा था। वह बरगद के पेड़ के पास खड़ा हो गया। आसपास के ही किसी पेड़ से उल्लू की आवाज आ रही थी। तभी राहुल के कान में किसी ने उसका नाम पुकारा, राहुल, राहुल। गर्दन घुमाकर राहुल ने जैसे ही मुड़कर देखना चाहा, एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर पड़ा। अचानक हुए इस प्रहार से वह तिलमिला उठा। गाल को सहलाता हुआ वह चारों तरफ घूम गया। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। अब तक हर घटना को विज्ञान से जोड़ने वाले राहुल को आज न जाने क्यों अपनी दादी द्वारा सुनाए भूतों के किस्सों पर यकीन होने लगा। पसीने की बूंदें उसके माथे पर झलक आई। उसने घर लौटना ही उचित समझा। वह घर की ओर जाने के लिए 2-4 कदम ही चला था कि उसके गले में एक फंदा कसने लगा और फिर एक तेज झटके से उसे किसी ने ऊपर खींच लिया। वह हाथ पैर चलाता हुआ बरगद के पेड़ की जड़ से बंधा हुआ हवा में झूल रहा था। जड़ उसके गले को कसती जा रही थी, मानो अजगर अपने शिकार को जकड़ रहा हो। अचानक जड़ की पकड़ ढीली हो गई और राहुल धड़ाम से नीचे गिर गया। खांसता हुआ वह हौले से खड़ा हुआ। बरगद की सभी जड़ें लहरा रही थी, मानो शैतान के आने की खुशी में नाच रही हों। राहुल बदहवास सा वहां से भाग गया। भागता हुआ वह अचानक ऐसे रुक गया जैसे तेज स्पीड से आती गाड़ी में अचानक ब्रेक लग गए। सामने का मंजर देखकर राहुल की हवाइयां उड़ गई। जिस कुएं के पास उसे वह अंधेर उम्र की महिला मुड़िया मिली थी, उसी कुएं की मुड़े पर सफेद चेहरे की धसी हुई बिना पुतली वाली आंखों की मुड़िया चल रही थी। दूध से सफेद चेहरे पर हरे रंग के गुदने के निशान उसके चेहरे को और अधिक भयानक बना रहे थे। राहुल की हालत पतली हो गई। वह पत्थर की मूर्ति बना उस महिला को आंखें फाड़े देखता रहा। कनपटी से रिश्ती हुई पसीने की धार गले तक आ गई। महिला ने राहुल को देखा और बदकिसी दिखाकर हंसने लगी। उसके दांत और मुंह ऐसे लग रहे थे जैसे अभी किसी का खून पीकर आई है। महिला ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। जैसे जैसे हाथ आगे बढ़ता, उसकी लंबाई भी बढ़ती जाती। हाथ राहुल के गले तक आया। राहुल हिल पाने में भी असमर्थ था, जैसे वह जम गया हो, जैसे किसी ने उसे कसकर बांध दिया हो। हाथ गले तक आया, लेकिन गले के पास आते ही हाथ ऐसे थर्राया जैसे बिजली का झटका लग गया हो। हाथ तेजी से पीछे चला गया और उसी के साथ वह आकृति भी जो कुएं की मुंडे पर खड़ी थी। राहुल अचरज में पड़ गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सारे बंधन खोल दिए। उसने अपने दोनों हाथों को गर्दन पर लगाया तो उसके हाथ में बजरंग बली के मंदिर का धागा आ गया, जिसे उसकी माँ ने यह कहकर पहनाया था कि बेटा, भले ही तू भगवान को नहीं मानता, पर फिर भी उनके लिए सब उनकी संतान ही है। कभी तू किसी मुसीबत में होगा तो वह तुम्हारी रक्षा करेंगे। राहुल ने सांस लेकर आंख बंद करके पूर्ण आस्था से भगवान को धन्यवाद दिया। आज वह भूत और भगवान दोनों में यकीन कर रहा था। मुड़िया को इस तरह देखकर अब घर जाना राहुल को ठीक नहीं लगा। कैसे भी करके इस जंगल से निकल जाऊं या फिर यह काली खौफनाक रात बीत जाए। राहुल के ये दो ही मुख्य लक्ष्य थे। राहुल को गले में पड़ी सोने की चेन से कीमती वह सूत का धागा लग रहा था, जिसकी वजह से वह इस भयानक जंगल में अब तक जिंदा खड़ा है। उसी के भरोसे उसे यह विश्वास था कि इस जंगल में सुरक्षित निकल जाएगा। अचानक राहुल को गौरव का ख्याल आया। वह बातों को रिकॉर्ड करने लगा। मेरी गौरव से कल रात को बात हुई। उसने बताया था कि सुबह जल्दी निकल जाना, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही बस आती है। मैंने जब गौरव से वापसी के साधन के बारे में पूछा था, तब उसने बताया था कि जो बस आती है वही रात को मुसाफिरों को लेकर वापस शहर लौट जाती है। इस हिसाब से तो गौरव शहर उसी बस से जाता जिससे मैं आया था। इसका मतलब गौरव शहर नहीं गया, वह यहीं कहीं है। गौरव की तलाश राहुल का नया लक्ष्य था। गौरव की खोज करने से पहले मुझे उसी मकान में वापस जाना होगा। हो सकता है वहां से कुछ सुराग मिल जाए। राहुल बुदबुदाते हुए बोला। राहुल डरते सहमते घर की तरफ चल पड़ा। पगडंडी पर चलते समय वह यह सोचकर कांप गया कि इसी रास्ते से वह कुछ देर पहले मुड़िया के साथ आया था। क्या वाकई मुड़िया भूत है? अगर हाँ, तो वह अब क्यों नहीं आ रही?
क्या वह उसी जर्जर मकान में रहती है या उस कुएं में? ऐसे न जाने कितने सवाल राहुल के मन में किसी अबूझ पहेली की तरह चल रहे थे। मन केबीसी हो गया था, जहां सिर्फ प्रश्नों की बौछारें हो रही थी। उत्तर न मिलने पर मानो लाइफ लाइन खत्म हो जाएगी। सोच विचार करते कब रास्ता कट गया पता ही नहीं चला। राहुल एक बार फिर से उसी जर्जर मकान के बाहर खड़ा था। इस बार वह अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह चुपचाप घर के बाहर खड़ा घर को देख रहा था। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। रात और गहरा गई थी। घर में जल रहे लालटेन बुझ गए थे। चारों ओर घुप अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। जो होगा देखा जाएगा, ऐसा सोचकर मन को मजबूत करके राहुल ने घर में प्रवेश किया। वह सबसे पहले रसोई घर में दाखिल हुआ। चूल्हे में अभी गर्म नारंगी अंगारे दहक रहे थे। चूल्हे पर रखी हांडी से राहुल ने ढक्कन हटाया तो गर्म भाप के साथ चावल की खुशबू आई। चूल्हे के पास लाइटर रखा हुआ था। राहुल ने लाइटर उठाया और उसे जलाया। मंद रोशनी में उसे दीवार पर टंगा हुआ लालटेन दिखा। राहुल लालटेन के पास गया और उसे जला दिया। राहुल ने लालटेन लिया और घर का मुआयना करने लगा। घर में गौरव के कई सारे सामान मिले। एक डायरी भी थी जिसकी लास्ट एंट्री आज सुबह की थी। गौरव ने लिखा था, आज की उपलब्धि का जश्न अपने अजीब दोस्त के साथ। इसका अर्थ यह है कि सुबह तक गौरव यहाँ था। उसकी ऐसी क्या उपलब्धि थी जिसे वो मुझे बताना चाहता था? उसके गायब होने के पीछे कोई साजिश तो नहीं? गौरव जंगल की जड़ी बूटियों पर रिसर्च कर रहा था। वह जंगलों में उगने वाले जंगली पौधों से मिलने वाली दवाई के बारे में एक बार बोला भी था कि उसे संजीवनी मिल गई है और यह रिसर्च तहलका मचा देगी। कहीं यही वो उपलब्धि तो नहीं है? पर इससे किसी और को क्या समस्या होगी? ऐसे अनेक प्रश्न चक्र की तरह राहुल के मन में घूम रहे थे। अपने होठों पर उंगली रख के विचार की मुद्रा में राहुल ने खिड़की की तरफ देखा तो चौंक गया। एक जोड़ी आंखें खिड़की की दरार से उसे ही देख रही थी। डर के कारण राहुल के हाथ से लालटेन छूट गया। कमरे में घुप अंधेरा हो गया। लाइटर जलाकर राहुल खिड़की की तरफ बढ़ता हुआ चिल्लाकर बोला, कौन है उस तरफ? वह खिड़की के पास पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह मुड़ा, वही सफेद धसी हुई आंखों वाला चेहरा उसके ठीक सामने था। राहुल के हाथ से लाइटर छूट गया। बाहर से कौवे की कर्कश काव काव की आवाज आ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सैकड़ों कौवे एक साथ चिल्ला रहे हों। अचानक एक कौवा खिड़की से होता हुआ कमरे के अंदर आ गया। कौवे से बचने के लिए राहुल झट से बैठ गया। उसने हाथ से टटोलकर लाइटर उठाया। लाइटर की रोशनी से देखा तो न ही वहां वह भयानक मुड़िया थी और न ही कौवा। वह खड़ा हुआ और तेजी से कमरे के कोने में रखे लालटेन की ओर गया। उसने लाइटर से लालटेन जलाया तो देखा लालटेन जिस जर्जर सी लकड़ी की मेज पर रखा था उसके नीचे एक छोटा दरवाजा था। उसने तुरंत उस मेज को उठाकर दूसरी जगह रखा और दरवाजा खोल दिया। वहां सीढ़ियां थी। राहुल ने लालटेन लिया और सीढ़ी उतरने लगा। यह तहखाना जरूर बहुत से रहस्यों से पर्दा उठाएगा। ऐसा सोचकर राहुल तेज कदमों से सीढ़ी उतरने लगा। वह 2-4 सीढ़ी उतरा ही था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और लुढ़कता हुआ वह तहखाने के फर्श पर आ गया। लालटेन का कांच टूट गया और उससे केरोसिन रिसकर फर्श पर फैल गया। तहखाने में घुप अंधेरा हो गया। राहुल ने खड़े होने की कोशिश की तो दर्द से करा उठा। उसके पैर की नस चढ़ गई थी। वह रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। हाथों के सहारे आगे बढ़ते हुए उसका हाथ किसी चीज से स्पर्श हुआ, जैसे ठंडा पड़ गया शरीर हो। राहुल का दिमाग सुन्न होने लगा। अनेक अनुमान उसके जहन में दौड़ने लगे। कहीं गौरव की ही लाश तो नहीं है? इस विचार से ही वह सहम गया। उसने हड़बड़ी में लाइटर निकाला और उसकी रोशनी उस तरफ डाली जहां वह लाश पड़ी थी। जैसे ही लाश के मुंह पर रोशनी पड़ी, राहुल चेहरा देखकर चौंक गया। अरे मुड़िया! सफेद झक चेहरा, अंदर धंसी हुई खुली आंखें और वही गुदने के हरे निशान। राहुल रेंगता हुआ डर से पीछे हटा तो एक बार फिर किसी से टकराया। राहुल को लगा अब उसकी मौत ही उसके सिर पर खड़ी है। गले से थूक गटक पर वह मुड़ा। गौरव! कुर्सी से बंधा हुआ गौरव था। वह जिंदा है या बेहोश, यह देखने के लिए राहुल कुर्सी का सहारा लेकर खड़ा हुआ।
उसने गौरव की नाक के पास अपनी उंगली लगाई। सांसें चल रही थी। तुरंत गौरव की रस्सी छुड़ाकर राहुल ने गौरव को झकझोरा। गौरव ने हौले से आंखें खोली। सामने राहुल को देखकर गौरव ने उसे गले से लगा लिया। मैंने इसे नहीं मारा राहुल, गौरव ने राहुल से ऐसे कहा जैसे वह अदालत में जज से अपनी बेगुनाही की गुहार लगा रहा हो। राहुल ने कहा, कल जब तुमने कॉल किया तब तो सब कुछ सही था, अचानक ये सब कैसे हुआ? तुम्हें किसने बांधा और यह औरत कैसे मरी? गौरव कल हुई घटना राहुल को बताने लगा। तुम्हें पता ही है राहुल, मैं पिछले 2-3 सालों से जंगल में रहकर यहाँ पाई जाने वाली दुर्लभ जड़ी बूटियों पर रिसर्च कर रहा हूँ। यह तहखाना ही मेरी लेबोरेटरी है, जिसके बारे में सिर्फ मुड़िया जानती थी। वह भी जड़ी बूटियों की जानकार थी और मेरी मदद किया करती थी। एक दिन मुझे वह सफलता मिल गई जिसके लिए मैं रात दिन जी तोड़ मेहनत कर रहा था। मैंने ऐसी दवाई बना ली जिसके सेवन से बूढ़ा इंसान फिर से जवान हो जाएगा। यही जरूरी बात तुम्हें बताने के लिए कॉल किया था। ऐसा ही एक कॉल मैंने आयुर्वेद चिकित्सा संस्थान के प्रमुख को भी किया था। उन्हें भी मैंने यहाँ बुलाया, पर वो बिना पूरी बात जाने यहाँ आने के लिए राजी नहीं हुए। मजबूरन यह गुप्त बात मुझे उन्हें बतानी पड़ी। मैं इसी चेयर पर बैठा आगे की रणनीति की योजना बना रहा था, तभी मुड़िया मेरे लिए चाय लाई। मैंने चाय पी, उसके बाद अचानक से घूमने लगा। उसके बाद मैंने खुद को चेयर से बंधा हुआ पाया। मुड़िया मेरे सामने खड़ी हुई थी। उसने मेरी बात सुन ली थी। दवाई का रहस्य वह जान गई थी। वह मुझसे दवाई मांगने लगी। मैंने कहा भी कि अभी इंसानों पर प्रयोग नहीं किया है, उसके लिए मुझे अनुमति लेनी होगी। मैंने उसे यकीन भी दिलाया कि यह दवाई उसे ज़रूर दूंगा, बस कुछ समय और इंतज़ार कर ले। पर वह नहीं मानी और उसने मेरी लेबोरेटरी में रखी सारी दवाई खा ली। दवाई खाने के कारण अचानक उसके शरीर का रंग सफ़ेद हो गया। उसकी आंखें अंदर धंस गई। वह छटपटाने लगी। मैं बंधा हुआ था, चाह कर भी कुछ नहीं कर सका और मेरी आंखों के सामने ही वह तड़पते हुए मर गई। गौरव की आप बीती मेरे अलावा कोई और भी सुन रहा था और वह थी तहखाने की सीढ़ियों पर खड़ी हुई मुड़िया। अब भी वह भयानक लग रही थी, पर उसकी आंखों में अपनी गलती का पछतावा साफ झलक रहा था। अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। वह दोनों को क्रोध से देखने लगी। उसकी लाश फर्श पर थी। लालटेन का केरोसिन फैलकर उसकी लाश तक आ गया था। जैसे ही वह हमला करने के लिए गौरव पर झपटी, राहुल ने केरोसिन की धार पर एक लाइटर जलाकर फेंक दिया। हल्की सी चिंगारी पाते ही केरोसिन ने आग पकड़ ली। लाश धू धू करके जलने लगी और उसी के साथ वह खौफनाक मुड़िया भी आग के धुएं के साथ हवा हो गई। गौरव और राहुल तहखाने से बाहर आ गए। खौफ की वो रात बीत चुकी थी। सुबह होने वाली थी। रात को भयानक दिखने वाला जंगल अब सुंदर लग रहा था। राहुल हंसकर गौरव से बोला, यार कोई ऐसी दवाई भी बना जो जवान लोगों को फिर से जिंदा कर दे। तेरी जवानी वाली दवाई के चक्कर में मैं तो मर ही जाता। राहुल और गौरव ठहाके लगाकर हंसते हैं और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।